बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 48, थर्सडे नवंबर 6। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप सबके पास नज़र आ रहा है। देखो आज का टॉपिक, तीनों आगे आगे बैठो बेटा। आज का जो टॉपिक है, दुआ शुरू करूं, बिस्मिल्लाह करूं, इजाज़त है, परमिशन है? ओके। अरे भाई आगे आगे बैठो यार, क्या तुम लोग बस। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हट के, ओके। हम लोग ने पूरे सेमेस्टर मेहनत की है और मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग ने सिर्फ इस सब्जेक्ट पे मेहनत नहीं की है, आप लोग ने तकरीबन हर सब्जेक्ट पे मेहनत की है, आप लोग की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन सिर्फ फसल बो देना, उसको रोज़ाना पानी देना, ये सिर्फ काफ़ी नहीं होता। जब दरख्तों पे फल आ जाता है, जब फसल पक जाती है, तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप वक्त पे उन फलों को तोड़ सकें, अपनी फसल को वक्त पे काट सकें और वक्त पे उसको आप मार्केट पहुंचा सकें। अगर आपने वक्त पे के सारे काम नहीं किए तो आपके साल भर की मेहनत ज़ाया हो जाती है। आपका जो फल होता है, जो आपकी पूरी सीज़न की पूरी मेहनत होती है, वो सारी की सारी ज़ाया। इसीलिए आपको नज़र आता होगा, आप देखें कि लोग अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर ही की एग्जाम्पल को आगे लेके चलें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे इस बात पे भी जोर होता है कि किस तरीके से हम अपने इन तमाम अपनी प्रोड्यूस को, अपने फलों को, अपने अनाज को हम कीड़ों से बचा सके। आपने चीज़ों को स्टोर किया हुआ है, लेकिन जब इस्तेमाल करने का वक्त आया, नेट से आपने किचन के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, और जब इस्तेमाल करने का वक्त आया और आपने खोला तो पता चला कि वो तमाम चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो आपकी मेहनत आपकी जो सारे एफर्ट थे वो सारे के सारे ज़ाया गए। आज के इस क्लास के अंदर हम थोड़ी सी इस बात करते हैं इस टॉपिक पे कि हम एग्ज़ाम किस तरीके से दें, एग्ज़ाम देते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मुमकिन है ये बातें आप लोग के लिए नहीं हो, या आप लोग को ये फील हो गया ये बातें तो हमें पहले से पता थी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, पूरा लेक्चर सुने, फिर देखिए मुझे आखिर में बताएं कि क्या कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। एग्ज़ाम देते वक्त हमारे पास अगर देखा जाए इस पूरे जर्नी के अंदर हमारे पास 4 मराहिल हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम से पहले हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद अगली बात ये आती है कि एग्ज़ाम के दौरान क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या करना चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद क्या करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि सर एग्ज़ाम जब दे दिया तो एग्ज़ाम के बाद क्या करना चाहिए, इसमें क्या चीज़ हो गई। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो एग्ज़ाम के बाद भी करने चाहिए, जिससे हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, हमारी चीज़ों के अंदर बेहतरी आती है, हमारे कामों में बेहतरी आती है, और एक आखिर में चीज़ रह जाती है कि रिजल्ट आने पे क्या करें। आप लोग कह सकते हैं कि सर ये कौन सी बड़ी बात है या कौन सी चीज़ है। होता है क्या है, जब भी एग्ज़ाम होता है, जो हमने स्टूडेंट बॉडी के अंदर एक चीज़ नोट की है, जब भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, मैंने किसी को फेल किया, आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरी गलती मेरी थी। हर स्टूडेंट आगे से यही कहता है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, टीचर ने गलत किया, टीचर को पढ़ाना नहीं आता, उन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दे दिए, ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ये कर दिया। यही एटीट्यूड उनका नज़र आता है कराची यूनिवर्सिटी में। जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनसे मैंने बात की, जो मेरा पहले पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, उनकी असेसमेंट अच्छी नहीं की जाती। रुबीना, रुबीना मोबाइल घुमा के रखो, घुमाओ उसको, घुमा के रखो बेटा, स्क्रीन नीचे करो। हमारे बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, और वो बच्चे जो होते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनकी असेसमेंट सही से नहीं की जा रही, उनको वहाँ पे एक अच्छा माहौल नहीं मिल रहा होता, जो बंदा असेसमेंट कर रहा होता है वो ईमानदारी से या सही तरीके से अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहा। लेकिन फिर सीनियर टीचर्स ने बताया कि जब हम खुद भी कराची यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, हमने जहाँ पे जाके कॉपियाँ निकलवाई हैं, उन कॉपियों को हमने खुद देखा है, और फिर जब कॉपियाँ देखी है तो हमने अपना सर पीटा है कि हमारे बच्चे जो इतना शोर मचा रहे थे, कसूर इन्हीं का निकला, हमारे ही बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की भी होती हैं। तो आप लोग में से ये हम लोग के अंदर ना खामी है कि जब हम लोग एजुकेशन हासिल करते जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे अंदर एक गरूर से पैदा हो जाता है, अपने ऊपर एक प्राइड पैदा होने लगता है कि यार हमें तो आता है। ये आपको अपने क्लास फेलोज के अंदर भी नजर आएगा। क्लास फेलोज के अंदर भी किसी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, वो समझता है कि बस दुनिया में मुझसे अच्छा कोई नहीं। यही वाली चीज़ आपको एक ओवरऑल नज़र आती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि आप अपने वालिदैन से पूछते थे कि ये वाला सवाल कैसे सॉल्व होगा, और शायद आज अपने वालिदैन से आप लोग ये कहते हो कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप खामा खामा मुझे कह रहे हैं आपको पता नहीं कितनी कैसी पढ़ाई होती है, क्या होता है, ऐसा होता नहीं होता। कहाँ वो वक्त था कि आप उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, आज आप उन्हीं को बता रहे हैं। इंसान के अंदर ये तो
तालीम है ना, इसकी कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर तालीम की नेगेटिव बातें क्या होती हैं। तो तालीम की एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ ये होती है, इल्म जैसे जैसे इंसान का बढ़ता जाता है उसके अंदर एक गरूर, एक तकब्बुर पैदा हो जाता है, या गरूर ना हो तो एक नाज पैदा हो जाता है कि मैं तो कुछ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, या मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हूँ, या मेरे जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये जो एटीट्यूड के साथ अगर आप लोग इस पेपर को या आज के इस लेक्चर को सुनेंगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा तसल्ली से यूँ समझ के बैठें कि हमें वाक़ईतन कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ हमारे अंदर कुछ खामियां हैं। भले आपके इंटर में A1 ग्रेड आया था, A ग्रेड आया था, B C D कुछ भी आया हो, नंदीलेस आप यहाँ पे तवज्जो से बात सुने कि हम यहाँ पे क्या कुछ आप तक क्या नॉलेज ट्रांसफ़र की जा रही है। फ्यूचर में कभी आप लोग सिर्फ ये वाला एग्जाम नहीं है कराची यूनिवर्सिटी का, आज का ये जो लेक्चर है इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फ्यूचर में फैसला किया कि जी मैंने CSS का एग्ज़ाम देना है, या मैंने जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना है, या मैंने कोई और डिप्लोमा वगैरह कहीं और अप्लाई करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये जो आज के लेक्चर के पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह ताला ये आपके सारे के सारे काम आएंगे। मैं अपने इस लेक्चर का आगाज़ जो है, मेरी आवाज़ आखिर तक आ रही है, मसला तो नहीं है। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ जो है इस बात से करूँगा कि हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल के दौरान या एग्ज़ाम के दौरान हमें क्या करना चाहिए, वो कौन सी गलतियां होती हैं जो हमारे बच्चे जो होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है हमने यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म की है, आप लोग को ऑब्ज़र्व किया है, थोड़ा बहुत पढ़ाने का तजुर्बा है, एक आप लोग की ऑब्जर्वेशन है और एक टीचर की ऑब्जर्वेशन है। आप लोग को लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुमकिन है मेरा फीडबैक थोड़ा सा डिफरेंट लगे। हमारी पूरी कौम के अंदर जो एक मर्ज़ है, शादी हॉल में जाते हैं, राइट, अचानक ही खाना खुलता है, क्या होता है, सही है, अच्छा, और आप लोग क्या करते हैं, सबसे आगे होते हैं नहीं, ओके। आप लोग वेट करने वाले भी अगर होते हैं तो ये बात जहन में रखना कि जब तुम लोग वेट भी कर रहे होते हो तो अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता नहीं होता। दिल्ली चाहता है कि जल्दी से जाए जाए, देखिए ख़त्म ना हो जाए, ऐसा होता नहीं होता। कभी आपने ट्रेन में सफ़र किया हो या प्लेन में सफ़र किया हो, जब आपका जहाज़ लैंड करता है, ट्रेन रुकती है, सब उठते हैं एक साथ, जबकि आपको पता होता है भाई अब जहाज़ कहीं नहीं जाएगा, सुकून से बैठो, यहाँ पर आ गया, अब लैंड किया उसने। ऐसा नहीं कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि अभी आप उतरे नहीं, बस आगे पहुंच गए, उतरना था आपने गुलशन में पहुंचा दिया उसने आपको सवार फैसल, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ के तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, और लोगों के अंदर की टेंडेंसी होती है कि यार कुछ कुछ तो है, बस जल्दी से करो, कुछ हो रहा है, कुछ मसला है। यही वाली बेसब्री आपको नज़र आती है खाने के दौरान, यही बेसब्री आपको नज़र आती है ट्रैफिक के अंदर। आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं और आपके बाइक वाले इस तेज़ी से बाइक को घुमा फिरा के निकालने की कोशिश करते हैं कि जैसे पता नहीं वो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है, और वहाँ पे जो है उनका जो है अभी US प्रेसिडेंट की कॉल आने वाली है, उनको वहाँ पे फ़ौरन पहुँचना है, ऐसा है या नहीं। लेकिन देखा जाए कुछ भी नहीं होता, वो बंदा वैसे तो बाइक बड़ी भगाते हुए जा रहा होता है, फिर आगे जाके कोने पे खड़े होकर जो होता है वो कोई तमाशा देख रहा होता है। ये बड़ा एक नॉर्मल सा एक बात है। एक ये कोई अभी की बात नहीं है, पहले का एक बहुत पुराना किस्सा है कि जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो एक अंग्रेज़ यहाँ पे ऑफिसर थे, तो उनको नज़र आया गाड़ी में बैठे हुए, उनको नज़र आया कि एक आदमी साइकिल पे जा रहा है और रेलवे का फाटक बंद हो चुका था। जब रेल क्रॉस हो रही होती है तो रास्ता बंद कर देते हैं। तो उन साहब ने साइकिल को उठाया बगल में और जो है पैदल चल के उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया, ट्रेन के आने का इंतज़ार नहीं किया, फाटक को फलांग के क्रॉस किया, चले गए। तो उन साहब ने देखा, कहा कि यार ये बंदा यार बहुत मसरूफ़ होगा, बहुत जल्दी होगी, तभी जो है ये वेट नहीं कर सका। खैर जी, वो गाड़ी ट्रेन गुजर गई, फाटक खुला, आगे जो है उनकी गाड़ी चली ऑफिसर की, तो ऑफिसर को वही बंदा नज़र आया, वो सड़क के किनारे खड़े होकर बंदर का तमाशा देख रहा था। तो कहाँ तो वो इतनी फुर्ती, इतनी जल्दी कि जी उन्होंने ट्रेन को क्रॉस करने का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने कहा बस भागो जल्दी से, साइकिल को उठाया अपने बगल में कंधे पे रखा और बस क्रॉस कर गए। और कहाँ जाके वक्त का इतना मतलब फजूल ज़ाया कर रहे कि खड़े होकर बंदर का तमाशा देख रहे हैं। ये हमारी पूरी कौम का मसला है। खाना हम लोग जो होते हैं, इतना ज़्यादा खाने की शादी भी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम जो है भागते ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं मिला तो हम भूखे रह जाएंगे। हर चीज़ को चेक करना जो है ज़रूरी है, हालांकि वही चीज़ें हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। यही वाला एटीट्यूड हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नज़र आता है। एग्ज़ाम के दौरान भी जो है बच्चे जो होते हैं यही वाला एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। आप लोग एग्ज़ाम को अगर जल्दी करके बाहर निकल रहे हैं तो बाहर कोई जो है वो खड़ा हुआ मिठाई का डिब्बा हाथ में लेके, ये लो मुँह मीठा करो, तुम सबसे पहले आए हो, ऐसा होता है कुछ। अच्छा, ये चीज़ हमें यहाँ भी नज़र आती है। जब यहाँ नज़र आ रही है तो यही वाला काम कहाँ पे करते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पे तो आपको एक अपना फेमिलियर माहौल नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको अपने लोग नहीं नज़र आ रहे, वहाँ वालों का एटीट्यूड आपको पसंद नहीं है, गर्मी अलग हो रही है, कुर्सियाँ बेकार सी है, धूल मट्टी, आपका बैठने का दिल ही नहीं चाहता,
वहाँ आप कहते हैं बस जान छोटे, बस 5 या 6 पेपर दे के बस मैंने घर जाना है, राइट। लेकिन इसी में आप सबसे गलती हो जाती है। पेपर देते वक्त 2 घंटे मिल रहे हैं, पूरे के पूरे 2 घंटे तुमने बैठना है, पूरे के पूरे 2 घंटे बैठना है। बाहर जा रहे हो तुम बेवकूफ़ हो, और तुम किसी और को देख के जा रहे हो तुम उससे भी बड़े बेवकूफ़ हो। वो तो है ही बेवकूफ़, लेकिन तुम उसको देख के जा रहे हो तुम उससे भी बड़े बेवकूफ़ हो। कोई सा भी ऐसा काम हो, एग्जामिनेशन फॉर्म लेना है, कुछ भी काम करना है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बाद में भी हो सकता है, मिल जाएगा फॉर्म। कॉलेज वाले खुद चाहते हैं कि हमारे तमाम बच्चों को एग्जामिनेशन फॉर्म वहाँ पे पहुँचे, उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको रोकने की। प्रिंसिपल साहब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, बच्चों के खुद इशूज़ के अंदर आगे चल के रिजॉल्व कर रहे हैं। वो जो हमारी बच्ची है जो आज भी नहीं आई है, और वो खातून जो है उनका अभी तक सीट नंबर नहीं आया, प्रिंसिपल साहब भी भाग दौड़ कर रहे हैं। मतलब उन खातून को इतना तो है नहीं कि रेगुलर आए, वो प्रिंसिपल साहब भी उसके लिए जो है भाग दौड़ कर रहे हैं कि उस बच्ची का सीट नंबर मिल जाए। बहरहाल, तो आप लोग को इतनी कोई टेंशन नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बाहर निकल के कैंटीन में जाना है, कैंटीन में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती जो सिर्फ वहीं मिलती है, वो आपके इलाके में आपके घर में भी बन सकती है। तो कैंटीन की खातिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मच्छर बहुत है, डेंगू वगैरह भी हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे मच्छर वगैरह वैसे भी बहुत है, तो आप इतना कैंटीन में मत बैठिए, आराम से बैठ के अपना पूरा का पूरा पेपर वहाँ पे देने की कोशिश कीजिए। पेपर से बाहर निकलने के, जो हम तेज़ी से निकलने की कोशिश करते हैं, उसकी दो वजूहत, बड़ी वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि आप अपने साथ वालों को देखते हैं, ये जा रही है तो मैं भी चलूँ, ठीक है। और इसी का एक बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि जी मैंने हिना के साथ जाना है, मैंने अजमीना के साथ जाना है, राइट, मैंने नहीं जाना, आप लोगों ने जाना है। तो आप इस चक्कर में होते जल्दी से निकलो, जल्दी से निकलो, राइट। ये आप लोगों की गलती है। या पूरे साल आप जाते हो, एग्जाम के मौके पे 5-6 दिन है, उन दिनों में कर लो कि भाई मैं खुद कर लूँगा, तो मैं जाना जाओ, मैं कर लूँगा, मैं बस में चली जाऊँगी, पैदल चली जाऊँगी, ओके, रिक्शे में चली जाऊँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, तुमने जाना जाओ, मैं अपना पूरा टाइम यहाँ पे करूँगी। दूसरी एक बड़ी वजह ये होती है, हमें हो रही होती है एग्जाइटी। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी को मजा आता है हॉस्पिटल में बैठना, राइट। हर आदमी चाहता है कि बस जल्दी से मैं वहां से निकलूं, ऐसा है या नहीं। खुदा ना खासा कभी अदालत में जाना पड़े तो वहां पे भी ऐसे ही होता है। और आप में से जो लोग जेल जा चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि वहां से भी दिल चाहता है जल्दी से बाहर निकलो। यही वाली चीज होती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आपको ये बात पता है ना, वो जो क़यामत की जो एक जो आपने पढ़ा ही होगा, तकरीबन हर मजहब के अंदर यही चीज़ है कि जो क़यामत के दिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो वहाँ पे परेशानी ये नहीं है कि जी हम जन्नत में जा रहे हैं, सबसे बड़ी जो इंतज़ार की परेशानी है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, बस निकलो यहाँ से, बस जल्दी से कुछ हो। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब कि इंसान को चुभती हैं। इंसान चाहता है कि जल्दी से ना इस मसले से बाहर निकले। पिन चुभ रही होती है, पिन पे बैठे हुए हो तो क्या होगा, ओके, या चलो तवे पे बैठे हो तो क्या होगा, ओके। अब ये मत कहना है सर तो चूल्हा ऑन नहीं है, गैस नहीं आ रही, तो तवे पे चूल्हा भी ऑन है, गैस भी आ रही है, तवे पे बैठे हुए, तो क्या दिल चाहेगा जल्दी से उतरो। एग्जाम के दौरान आपने ये नहीं करना। कॉलेज वाले जो हैं, देखो कॉलेज के अंदर जो आपका 2 घंटे का पेपर हो रहा है ना, मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ कि 2 घंटे का पेपर कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस एतबार से कि एक ग्रुप ऐसा है जो चाहते हैं कि 2 घंटे का पेपर ना हो, और लेकिन दूसरे टीचर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये हो, ओके। और उसके लिए बहुत फाइट कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कोशिश कर रहे होते हैं। चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आप लोग चूंकि एज ए स्टूडेंट है, मैं बहुत ज़्यादा बातें डिस्कस भी नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो बेटा कि जो 2 घंटे का पेपर है ना, कि तुम लोग की फैसिलिटी के लिए इन 2 घंटे में कुछ नहीं करो, बस बैठे रहो। पेपर जल्दी भी कर दिया तो बाहर कोई तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहे ना, तुम्हारे जो है वो हारून भाई के पास समोसे हैं, वो समोसे ही होता है और तो कुछ नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए तुम जल्दी जाओ, समोसे पैसे लेके देते हैं ना, फ्री में नहीं देते। कम अज कम इन पेपर्स के दौरान तुम यहाँ पे 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कर लो। अब आज तुम बोलोगे प्रैक्टिस सर ये क्या होता है? यार तुमने जब यहाँ पे सबर कर लिया, तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है कि जुबिया भी चली गई, शबीना भी चली गई, अजमीना भी चली गई, सब चले गए, बस मैं अकेले रह गई। जब तुमने आज ये बर्दाश्त कर लिया तो वहां भी बर्दाश्त कर लोगे। फिर 2 घंटे तक बैठे रहना, आपके इन्विजिलेटर बार बार चक्कर लगा रहा है, आप पर नजर रख रहा है, आपको नहीं बर्दाश्त होता। अगर मैं आपको घूरता रहूँ ना तो थोड़ी देर में आप भी बोलेंगे सर क्या हो गया, खैरियत तो है, ऐसा है या नहीं? तो इसी तरह से इन्विजिलेशन रूम के अंदर बार बार आपको राउंड किया जा रहा है, आपको लगेगा यार छोड़ो बस जान निकलो यहाँ से, क्या बैठे हुए। 2 घंटे बैठो आराम से। जब यहाँ 2 घंटे बर्दाश्त कर लिए तो वहाँ के जो बदतमीज और बद अखलाक इन्विजिलेटर्स है उनको भी बर्दाश्त कर लोगे। पूरी फीस दी है, ठीक है, शो पूरा देख के जाना है, ओके, पूरा 2 घंटे बैठना है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट अब ये जो आप लोग के साथ एक बहुत बड़ा मसला वहां पे होता है वो कहते हैं एग्जाइटी का। एग्जाइटी का मतलब पता है, परेशान होना, फिक्रमंद होना। अब एक तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। बाज़ दफ़ा एग्जाइटी का अटैक इतना शदीद होता है कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। हर आदमी का तलसीम, उधर आगे बैठ जाओ पीछे साइड में। ये जो आपके एग्जाइटी का जो एक बिहेवियर होता है, जो उसका आउटकम होता है, वो हर बंदे के अंदर डिफरेंट नजर आता है, हर आदमी के अंदर डिफरेंट होता है, राइट। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं
जब मैं क्लास में आता हूँ मैं भी थोड़ा परेशान आता हूँ, शायद पता चलता हो शायद ना पता चलता हो। परेशान क्यों होता हूँ कि यार लेक्चर पता नहीं आज का कैसा होगा। मम्मी को मैसेज करता हूँ दुआ करिएगा आज का लेक्चर अच्छा हो जाए, सही हो जाए, रोज ही कर रहा होता हूँ। एक होती है टेंशन, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रही फायदा, देखोगे तो नज़र आएगी ना टेंशन मेरी। तो ये जो एग्जाइटी वाला प्रॉब्लम है ना, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये आपको हर जगह नजर आएगा। जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे नजर आएगा, आप जो है क्लासरूम में दाखिल हो रहे हैं वहाँ नजर आएगा, किसी जगह पे वर्कशॉप करा रहे हैं वहाँ नजर आएगा, हर जगह आपको ये वाले इश्यूज नजर आएंगे अजमीना, हर जगह पे आपको ये वाले इश्यूज नजर आएंगे। ओके, इसका एक टेक्निक है। ओके, एक टेक्निक बता रहा हूँ। टेक्निक ये है कि गहरे गहरे सांस लेना। अब तुम कहोगे कि सर ये नहीं, ये अभी आप लोग गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप लोग। बात सुने, पूरी बात सुने। जिस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं गहरे सांस लेना नहीं होता। अमूमन जब आप सांस लेते हैं ना, वो सांस आपकी डायफ्राम यानी आपके चेस्ट तक ही महदूद रहता है। घर पे जाके तसल्ली से गौर करना, सांस कहाँ तक जा रहा है, चेस्ट से नीचे नहीं जा पाता। तो डीप ब्रीदिंग कहते हैं ना, डीप ब्रेथ, गहरे सांस लेना। वो गहरे सांस ये नहीं कि आवाज़ आ रही जैसे आपने लेना शुरू कर दी ऐसे, ये डीप ब्रेथ नहीं है। डीप ब्रेथ का मतलब ये होता है कि आपने इतनी गहरी सांस ली कि वो आपके पेट तक पहुंच जाए। ओके, इसका आसान तरीका क्या है, आप हाथ रखें, सांस लें, आपका पेट आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। नॉर्मली आप चीज़ देखिएगा कि आपका जब सांस ले रहे होते हैं आपका चेस्ट जो होता है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, आपका स्टमक जो है, आपका जो पेट है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप डीप ब्रेथ्स नहीं ले रहे होते। यही वाली टेक्निक आप ये समझ रहे होंगे कि अजीब सी बात है। अजीब सी बात नहीं, अजीब सी इसलिए लग रही कि आप लोग को एक्सपोजर नहीं मिला। शायद इससे पहले कभी किसी ने एग्जाम के बारे में क्लास ली है, नहीं ली ना, तो इसलिए लग रहा है। आप लोग अगर स्पोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, आपका कोच होगा वो भी आपको यही सब चीज़ें सिखाएगा कि यार पहले अपने नर्व्स को काम करो, सोचो, तसव्वुर करो तुम जीत के आ रहे हो, कुछ भी नहीं है, वो बंदा की हैसियत ही नहीं है, तुम्हारे एक पंच पड़ेगा वो बंदा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। ओके, तुम जो हो एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह हो, तुम आओगे तुम्हारा पंच जो है इसके जोर से लगे, ऐसी बातें होती हैं। इसी तरीके से बेटा जो डीप ब्रीथिंग है ना, वो भी ये चीज़ है। जो आप सांस से, जो आपके चेस्ट तक का सांस होता है ना, वो आपका एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ले रहे होते हैं। लेकिन बेहतर कौन सा सांस जो होता है जिससे आपके नर्व्स काम होने लगे, वो क्या है, जो आपके स्टमक तक, पेट तक पहुंच रहा हो। आराम से बैठो, सुकून से बैठो घर पे। ओके, प्रैक्टिस करके देखो। बिस्तर पे लेटोगे खासतौर से तुम्हें फील होगा स्टमक ऊपर नीचे हो, हाथ रखा ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा। कितनी गहरे सांस ले सकते हो, अंदर सांस खींच रहे हो कितनी देर तक, 4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक या 15 सेकंड तक। जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे ये कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। 15 सेकंड तक तुमने ले ली अंदर सांस, थोड़ा सा उसको होल्ड किया, फिर आराम आराम से उसको रिलीज किया। ये जो आराम से मैं रिलीज करने वाली बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप तेजी से सांस लेते ना, तेजी से ले रहा बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, तो उसके नतीजे में जो होता है ना, आपका एग्जाइटी लेवल और ज्यादा राइज होने लगता है। ओके, लेकिन जब आप बिल्कुल डीप ब्रेथ लेते हैं, और डीप ब्रेथ का मतलब क्या होगा, आराम से सांस ली, कोशिश करो शुरू में तुमसे सिर्फ 4 सेकंड ही लिया जाएगा, प्रैक्टिस करोगे 15-20 सेकंड तक, सांस अंदर ले लिया, उसको होल्ड किया, उसके बाद आराम आराम से उसको रिलीज किया। रिलीज समझ लो बात को। अगर 10 सेकंड अंदर रखा है तो 10 सेकंड में उसको आराम से बाहर निकालना है। ये जो होता है ना, इससे आपके माइंड को सिग्नल मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप पानी में डूब रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है, जल्दी आप सांस लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा है क्या नहीं। यही वाली प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको एग्जाइटी अटैक हो रहा होता है, जल्दी सांस ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप सांस आराम से अंदर ले रहे हैं और आराम से बाहर निकाल रहे हैं, तो ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है सुकून में आ जाओ, सुकून में आ जाओ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सांस मिल जाएगा। जब वहां पे ब्रेन को सुकून मिलता है तो इसका इफेक्ट आपकी तमाम चीज़ों पे पड़ने लगता है। ये बातें अजीब नहीं है, ये बातें गरीब नहीं है। ओके, ये बातें जो है, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वहाँ पे भी यही बातें। आप यूएस की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना, उन्होंने तकरीबन अपनी हर बात को उन्होंने एक्सपोज किया हुआ है, घुमा के रखो, हर बात को उन्होंने जो है ना एक्सपोज किया हुआ है। तो उनकी जो आर्मी के ट्रेनिंग मैनुअल्स है ना, वो तक मिल जाते हैं, ट्रेनिंग की वीडियोस तक मिल जाते हैं, बाकायदा वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं कि उन्होंने जो है हाथ वगैरह बांध के उनको पानी में डाल दिया। अब उनका काम है कि वो नीचे रहेंगे, फिर उसके बाद ऊपर आएंगे खास वक्त के बाद, और इस पूरे दौरान जो है उन्होंने पैनिक नहीं करना। एक और ट्रेनिंग की मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर एक पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है, और इतना पानी भरा हुआ है कि सिर्फ नाक तक पानी है, यानी कि नाक से नीचे पूरा पूरा जिस्म पानी में, और आपने उस पाइप से गुजरते हुए जाना है। ओके, मतलब पीठ के बल जा रहे हैं आप, आपकी नाक से ऊपर है, जरा सा भी कोई गलती हुई, पाइप के अंदर फंस गए तो क्या होगा, मर गए। फिर उसके अंदर ये भी लेवल आता है, जब पूरा पाइप पानी से भरा हुआ था, आपने क्रॉलिंग करते हुए जाना है, अब बीच में आप फंस गए तो कोई आपको बचा सकता है। अब वो सिखा क्या रहे होते हैं, ब्रेन को, नर्व्स को कंट्रोल में रखना। बेटा ये चीज़ें ज़रूरी हैं आज के दौर में। आयशा इमरान अगर सीधे होकर बैठो आज के दौर में, तो आज के दौर के अंदर जो नॉलेज है, आज के दौर में जो नॉलेज है, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तमाम चीज़ें यूट्यूब पे मौजूद है।
बल्कि मैं ये कहूँगा जो बातें भी आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है सारी पीछे नॉलेज आपकी यूट्यूब पे मौजूद है। असाइनमेंट किससे कर रहे हो? चैट जीपीटी से। नोट्स किससे बना रहे हो? चैट जीपीटी से। बचा क्या बेटा? ये वाले जो स्किल्स है ना, ये तुम्हारे काम आएंगे। तुम भी चैट जीपीटी से लेके जा रहे हो, वो भी चैट जीपीटी से लेके पहुंच रही है, लेकिन जो अपना अच्छा इंप्रेशन दे पाएगी, जिसके नर्व्स कंट्रोल में होंगे, वही कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे हो गए। सबसे पहली बात, क्लास में जाओ, पेपर के दौरान जल्दी नहीं है, सुकून से बैठो। तुम यहाँ सुकून से नहीं बैठ सकते, तुम इंटरव्यू वगैरह में सुकून से नहीं बैठ सकोगे। मैं इंटरव्यू देने में अपने इंटरव्यू के एग्जाम्पल से अपने इसलिए दे रहा हूँ कि समझाने के लिए। तो वहां पहुंचे, बहुत देर बाद इंटरव्यू हमारा शुरू हुआ था, जब हमारा सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन का था। मुझसे पहले वाले थे परेशान, बिल्कुल ही पता नहीं क्या हो जाए क्या हो, उनके रंग उड़े हुए हैं। मैं सुकून से बैठा हुआ हूँ, अपना आराम से बस ब्रीदिंग कर रहा था। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मुझसे पहले वाला बंदा मुझे टिप्स दे रहा था, यूं करना वो करना, लेकिन जब वो बाहर निकला तो बेचारे का ऐसा बदहवास हुआ था कि मैं उसको सलाम कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मतलब विश यू बेस्ट ऑफ लक वगैरह, वो बेचारा देख ही नहीं पा रहा। बस वो यूं इस तरह से उसकी आंखें मतलब अंदाजा लगाओ कितना प्रेशर में था। और जब मैं गया, सुकून से गया, हंसते मुस्कुराते बात की है, बजाय ये कि मैं परेशान हूँ तो उल्टा वो लोग परेशान हो गए थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये जो टेक्निक बता रहा हूँ कि टाइम तुम्हें जब आदत होगी वेट करने की, ठीक है, तुम्हें वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब तुम डीप ब्रीदिंग करते रहोगे, तुम्हारा एग्जाइटी लेवल, तुम्हारे नर्व्स कंट्रोल में रहेंगे। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब करना क्या है? देखो, तुम्हें लिखे हुए, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, तुमने पेपर को उठाया, देखा, तुमने बराबर में देखा, तुम्हें नजर आया कि महरिज जो है उसने जल्दी से लिखना शुरू कर दिया। तुमने क्या क्या बंदी है यार, कितनी समझदार है यार, कितनी इंटेलिजेंट है, मैं क्यों नहीं, अरे मैं उससे कम नहीं हूँ, मैं भी करके दिखाती हूँ। और तुमने भी जल्दी से लिखना शुरू कर दिया। तो वो तो थी बेवकूफ, तुम उससे भी बड़े बेवकूफ निकले। तुम उसको क्यों फॉलो कर रहे थे? पेपर करने से पहले एटलीस्ट 5 से 10 मिनट डेडिकेट करो उसको प्लान करने में। तुम लोग का जो केयू का पेपर आ रहा है उसके अंदर एमसीक्यूज नहीं है। मेरा पेपर क्या होगा, बात करेंगे। केयू के पेपर में एमसीक्यूज नहीं आ रहे जो अभी तक प्लान हुआ है। कुछ नई न्यूज़ मिली तो मैं बता दूंगा। आप आराम से बैठो, आप पे 10 मिनट आपके पास ऑप्शंस हैं। 5 से 10 मिनट प्लान करो और मुंह थोड़ा कम खोलो। 5 से 10 मिनट प्लान करो कि मैंने कौन सा पेपर, कौन से सवाल मैंने अटैम्प्ट करने हैं। सुकून से देखो, तवज्जो दो। सोचे समझे बगैर तुम पेपर देना शुरू कर दोगे, ये बेवकूफ़ों वाला काम होता है। तो हमारे पास 2 घंटे हैं, 5 मिनट अगर तुमने दे दिए तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 5 मिनट ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? 5 मिनट देखो, उसको प्लान करो, बहुत है, टाइम खत्म नहीं होगा। 5 मिनट में तुम्हें देख के इस बात को देखना है कि मैंने कौन सा वाला पेपर करना, कौन सा वाला सवाल अटैम्प्ट करना है, किसको अटैम्प्ट करना, कौन सा मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से आता है। ये बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक लेता हूँ। एक बहुत अच्छी मेरी 1-to-1 सबसे गुफ्तगू रहती है। हर किसी के पास से मुझे ये फीडबैक मिलता है, पेपर हाथ में आया, समझ में आया, कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर हम बैठे, सुकून से बैठे, देखा तो सर जहन चलना शुरू हुआ। इसीलिए बहुत सारे बच्चे हमें आके क्या फीडबैक देते हैं, सर आखिर में मुझे याद आया था। पता आखिर में क्यों याद आया था? शुरू में जो थे वो बेवकूफ़ों की तरह पेपर करना शुरू कर दिया। अब उसको तो जहन काम नहीं कर रहा, बस वो लिख रहे। जब उनके नर्व्स कंट्रोल में आए, जहन ने काम साथ देना शुरू किया, वो कब आया? आखिर में। अब आखिर में जब लिखने बैठे तो अब उनके पास टाइम नहीं बचा। ये वाला काम तुम शुरू में कर लो। पेपर देखो भाई, कुछ भी नहीं होने वाला, जो मिलना है वो मिलेगा। अब तुम उस 5 मिनट अगर तुम थोड़ा सा पेपर को सही से देख लो कि इसमें मैंने कौन सा सवाल अटैम्प्ट करना है, कौन सा सवाल चॉइस में छोड़ना है, कौन सा सवाल मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, सवाल के अंदर वो तुमसे पूछ क्या रहा है, ये प्लानिंग किए बगैर अगर तुम अंधाधुंध शुरू कर रहे हो तो तुम वाकईतन बहुत बेवकूफ हो। ये बात मैं हर सेमेस्टर में समझाता हूँ, और मुझे हर सेमेस्टर में कम से कम अपने पेपर में नजर आता है कि हमारे बच्चे बेवकूफ़ों की तरह ये वाला काम कर रहे होते हैं। जो बंदा आंख बंद करके छलांग लगाते हैं वो अक्लमंद होते, बेवकूफ होता है, बहुत ही बड़ा बेवकूफ होता है, वो समझदार जहीन नहीं होता। सुकून से बैठो। ये हमारे एग्जामिनेशन, हमारे टीचर्स की एक खामी है। हमारे गुल अगर जाना है कॉमन रूम में, कॉमन रूम में जाना है, पंखे के नीचे बैठना है, तो फिर आओ, पंखा कहाँ है वहाँ पर? ओके, जो कोई इशू हो, जस्ट वट एवर, डू वट एवर इज नेसेसरी। ठीक है, बात क्या चल रही थी हमारी? प्लान करना। ओके, तो उसको प्लान करके चलो। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में मसला ये होता है कि हमारे पेरेंट्स कभी गाइड ही नहीं करते। पेरेंट्स गाइड नहीं करते, टीचर्स भी गाइड नहीं करते। बच्चा ये समझता है जिसने जल्दी करना शुरू कर दिया वो वाकईतन बहुत समझदार है। ओके, तो आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। पेपर को देखें, प्लान करें, मैंने कौन सा आंसर अटैम्प्ट करना है, कौन सा आंसर अटैम्प्ट नहीं करना। उसके बाद अब सवाल ये है, अब जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ कि सवाल को किस ऑर्डर में करना है। देखो, इंटर का जो बोर्ड था ना, अभी कुछ बातें बताऊंगा। इंटर बोर्ड के अंदर उनके पास लाखों कॉपियाज होती हैं, लाखों।
और वहाँ का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एग्जामिनेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। टीचर्स जो होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो असेसमेंट पसंद नहीं करते, और या ये कि असेसमेंट पसंद नहीं करते या उनके पास वक्त नहीं होता। ओके, उनको ये फील होता है कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। असेसमेंट का जो सिस्टम है ना हमारा इतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे क्या इशू आता है कि तुमने लेट्स से के सवाल को तुमने आगे पीछे किया, तुम सही कर रहे हो, तुमने क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट किया, ऑफिशियली तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारा कोई जुर्म नहीं है, हम इसको गलत नहीं कहेंगे। मसला लेकिन ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपका जो एग्जामिनर है वो कौन है, एग्जामिनर कैसा है। अगर एग्जामिनर पहले ही बेजारी से पेपर चेक कर रहा है, वो वैसे ही तंग है कि यार क्या मेरे सर पे काम आ गया, क्या मुझे दे दिया इतनी सारी कॉपी, इतना सारा अंबार, मुझे बच्ची को स्कूल लेने जाना है, बीवी को फला जगह लेके जाना है, मैं खुद बीमार हूँ, अभी बिजली नहीं आई हुई, मतलब उसके 10 मसले चल रहे हैं। वो क्यों आपकी कॉपी के इतनी तवज्जो से दिखेगा इससे क्वेश्चन नंबर 2 आयशा जावेद पहले किया है या क्वेश्चन नंबर 4 पहले किया है? क्या वो सोचेगा इस तरह से? इसी वजह से बाज दफ़ा आपके सवाल चेक होने से रह जाते हैं। आपको मशवरतन ये बात कर रहा हूँ, अगरचे आपने सवाल आगे पीछे किए तो कोई गलत नहीं किया। ये समझ करना कि सर ने सवाल आगे पीछे करने से मना किया तो मैंने सवाल ही छोड़ दिया, मैंने पहले 1 किया, 3 किया, फिर मुझे ख्याल है 2 भी करना था, मैं 2 किया ही नहीं, सर तला ने मना किया था। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर तुमने शुरू में प्लानिंग की है, तुम आराम से 1 2 3 4 सीक्वेंस में लेते हुए चलो। तुमने अगर सवाल चूज किए है 1 4 5 तो इसी सीक्वेंस में करो, पहले 1 फिर 4 फिर 5। सेक्शन ए सेक्शन बी जो भी लिखा हुआ आ रहा है उसको अपने आंसर कॉपी पे क्लियरली मार्क करो कि तुमने ये सारे सवाल अटैम्प्ट किए हैं। तुम एग्जामिनर की ज़िंदगी को जितना आसान बनाओगे, तुम्हारी मार्किंग के अंदर उतनी ही गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, हफ्सा फॉर एग्जाम्पल बार बार बाहर दिखती रहेगी, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन 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 तुम अपने तौर पे जितनी कोशिश कर सकते हो वो तो करो। अपने तौर पे तो ये कोशिश करो कि आंसर कॉपी तुमने ऐसी दी है कि एग्जामिनर को तुम्हारे पास कोई खामी निकालने का, कोई गलती निकालने का मौका नहीं मिल रहा। सवाल को कोशिश करो कि तुम सीक्वेंस के अंदर करो। इसलिए तुम्हारे शुरू के जो 5 मिनट थे प्लानिंग के वो इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने पूरे 2 घंटे पूरे किए, तुमने डीप ब्रीथिंग ली ताकि अपनी नर्व्स को कंट्रोल करो, तुमने 5 से 10 मिनट पेपर को देखा, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। 5 मिनट में तुम्हारा कोई इतना बड़ा कारनामा तुम नहीं करने जा रहे कि जो तुम समझ रहे हो कि जी मुझे फोन करना है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और दूसरी बात, तुमने सवाल को सीक्वेंस में करने की भरपूर कोशिश करो। नहीं करोगे ठीक है, फाइन, कोई मसला नहीं है, कोशिश करो करो, जितना सही से करोगे उतना ही तुम्हारे नंबर्स के अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनर के पास जो है ना ह्यूमन एरर ना हो, एग्जामिनर खुद किसी गलती की वजह से तुम्हारे किसी चीज को वो स्किप ना कर दे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है पेपर के अंदर, सर आंसर कितना लंबा होना चाहिए? ऐसा है ये नहीं, ये वाली बात आ रही है, आंसर कितना लंबा होना चाहिए। देखो अब हम क्या बातें कर रहे हैं कि तुमने पेपर करते वक्त क्या करना है, सोचना क्या है। ठीक है, हमने डीप ब्रीदिंग कर ली, हमने जो है सवालों को प्लान कर लिया, हमने सीक्वेंस में करने का फैसला किया। अब हम सोच रहे हैं कि हमने आंसर कितना लिखना है। जी आलिया, क्या ख्याल है, कितना आंसर लिखना चाहिए? थैंक यू आलिया, आपकी बातों से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। ऐसी ही तलबा जो है हमारा सरमाया, कौम का सरमाया है। मेरी जेब चुके फटी हुई, इसलिए मेरा सरमाया नहीं है। ओके, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आंसर कितना लंबा होना चाहिए। देखो इंटर बोर्ड के अंदर वहाँ पे उनके पास लाखों कॉपियाँ होती हैं, ठीक है, और उनके पास एग्जामिनर्स कम होते हैं, एग्जामिनर्स को वक्त पे पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। ये कॉमन थीम है, कॉमन प्रॉब्लम जो व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब बातें चल रही होती हैं, पैसे नहीं मिले, फला के पैसे नहीं मिले, हम हड़ताल कर रहे हैं, ये कर, ये चलता रहता है। अब वहाँ पे एग्जामिनर जो होता है वो आपकी आंसर कॉपी शायद इतनी डिटेल में ना देखे, इसीलिए वहाँ पे आपको टीचर समझाते हैं बेटा बड़ा बड़ा लिखना, कॉपी भर देना। ओके, कॉपियाँ भर देना, कहते नहीं कहते। और कॉपियाँ भरने वाली बात इसी वजह से आपको नजर आता है कि बच्चे जो है वो गाने लिख के चले गए या कोई जो है उटपटांग बात लिख के चले गए। उनको ये सिखाया गया होता बस कुछ भी लिख देना, बस भरी हुई कॉपी हो, भरी हुई होगी तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, और बाकायदा कुछ लोग पास भी हो जाते हैं, ऐसा है। और हाल तो ये है कि हमें ये पता है कि बाज़ बच्चे पेपर में एबसेंट थे वो पास हुए हैं, और जिसमें प्रेजेंट थे उसमें फेल हुए हैं। ये हालात चल रहे हैं। अलबत्ता यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर जो आप एफिलेटेड कॉलेज में जा रहे हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, आप लोग के स्टूडेंट्स जो हैं ओवरऑल पूरे कराची में कम होता है। मेरे ख्याल में ओवरऑल कराची के अंदर 400 से ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ लाखों हैं, यहाँ 400 हैं। 400 कॉपी चेक करना भी एक मुश्किल काम होता है, लेकिन
इतना मुश्किल नहीं होता कि तुम उसके अंदर तुम खामा खामे अपनी कहानियां लिख रहे हो तो वो टीचर जो है ना उसको समझ नहीं आएगा कि बच्चे ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? ओके। वहाँ इंटर बोर्ड में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा वो इतने थके हुए इतने परेशान होते हैं कि वो बस कॉपियों को देख देख के नंबर दे रहे होते हैं, बस सही है। लोग कहते हैं ना कि तोल के नंबर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। तुमने उतना ही लिखना है जितना तुम्हें आता है। तुम्हें ज़्यादा आता है तुम ज़्यादा लिखो, लेकिन इतना नहीं लिखो खामा खामा इसको बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश ना करो। तुम्हारी हैंड राइटिंग से आधी बातें समझ में आ जाती हैं। मसलन मैंने पेपर लिया, मैं मतलब लिटरली आपको बता रहा हूँ कि यार मैं एज एग्जामिनर बता सकता हूँ बच्चे की हैंड राइटिंग से मुझे समझ में आता है इसने जान छुड़ाई है, बाकायदा सही से किया हुआ है। अगरचे बच्चे ने आकर यही कहना है कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ गलत हुआ है, मैं तो कॉलेज की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, ऐसा नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग से आपका पूरा एटीट्यूड समझ में आ रहा होता है, बल्कि यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा चीटिंग करते हुए भी समझ में आ रहा होता है पूरा पूरा। लिटरली आपकी हैंड राइटिंग से एक एक चीज़ समझ में आ रही होती है, आप लोग नहीं समझ पाते इस बात को। जब खुद यहाँ पे पहुंचेंगे, खुद बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहे होंगे, आप में से जो लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हो उनको शायद इस बात का एक्सपीरियंस भी हो। आपने अगर सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर को फैला के लिखने के लिए आपने हैंड राइटिंग बड़ी बड़ी करके लिखी, ये वाली गलती जो है वो आपके एग्जामिनर को फौरन समझ में आ जाएगी। आप हेडिंग्स डालें, बिल्कुल डालें। आप अंडरलाइन करें, बिल्कुल करें, अच्छी बात है। बिल्कुल आंसर कॉपी क्लियर हो, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 बिल्कुल करें। आप ये वाले काम बिल्कुल करें जो आपको इंटर मैट्रिक में सिखाए गए। लेकिन अगर आप इस नीयत से करें कि फैला फैला के लिखेंगे कि जो आंसर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, ये आपकी हिमाकत है। ये वाला काम, ये वाली गलती मत करना। कंप्यूटर लिटरेसी का पेपर कौन चेक कर रहा है? जो खातून चेक कर रही है उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड किया था, मुझे आप लोग रिमाइंड करें तो मैं आपको डाल भी दूंगा ग्रुप में। उनसे मैंने पूछा कि आपके चेक करने का क्या क्राइटेरिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये उर्दू का पेपर या ऐसा पेपर नहीं होता, बच्चा टू द पॉइंट आंसर लिख दे तो काफ़ी है। बच्चे फैला फैला के लिखते हैं तो ये मुझे समझ में आ जाता है मैं उसको मार्क्स क्यों दूँ। ओके, बच्चा आंसर शॉर्ट लिखे लेकिन करेक्ट लिखे। अच्छा, अलबत्ता अब की दफ़ा ये हुआ है कि आप लोग की जो आंसर कॉपीज़ हैं वो दूसरे कॉलेजेस में गई हैं। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ दूसरे कॉलेज की कॉपियाँ जो है वो हमारे कॉलेज के टीचर्स के पास आई हैं, वो चेक कर रहे हैं, हमारी कॉपियाँ किसी और के पास गई हैं। सिस्टम चेंज हो रहा है। अब की दफ़ा आपकी कॉपी उन्हीं खातून के पास जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा था उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे, इनको एक थोड़ी सी वर्कशॉप करा लें, वो आप लोगों के सवालों का जवाब दें। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि पेपर वो बनाएंगी या मैं बनाऊंगा, कोई और बनाएगा, आंसर कॉपी कौन चेक करेगा, अभी हमें कुछ नहीं पता। अगर आपकी आंसर कॉपी किसी ऐसे दूसरे कॉलेज में चली गई जो कि ना जाए, मतलब मैं तो कहूँगा आप लोग दुआ करें ना जाए। मैंने जो हाल देखा बहुत बुरा हाल देखा। एजुकेशन के लोग हैं जिनका कंप्यूटर से कोई सिरे से ताल्लुक नहीं है। ओके, और वो लोग हैं जो क्लासेस में नहीं ले रहे होते। ऐसे बच्चों लोगों के पास जाएगी, उन्होंने आपके आंसर की लेंथ को देख कर देना है। अब इसका दरमियाना रास्ता क्या है? दरमियाना रास्ता ये है कि आंसर लिखो लेकिन वैलिड लिखो, टू द पॉइंट लिखो। खामा खामा उसको बढ़ा चढ़ा के मत लिखो। तुम अपनी हेडिंग वगैरह डालो, आंसर टू द पॉइंट होगा, आप एटलीस्ट उसको चैलेंज कर सकते हैं। खामा खामा तुम बड़ा बड़ा करके लिखने की कोशिश करो कि उसमें तुम्हारा नुकसान होगा। ये बात समझ में आ गई? लंबे आंसर लिखना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। यहाँ तक किसी किस्म का कोई सवाल, कोई बात? जो आप पेपर कर रहे हैं, जो आप सवाल कर रहे हैं, उसके अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ध्यान में रखना तुम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गए हो। आज भी मेरे पास एक बच्ची की मेल आई हुई है कि मैं जो हूँ ना मुझे 4-5 दिन की लीव चाहिए, मैं अपने एग्जाम की तैयारी करूँगी। और मुझे ठीक ठाक इस बात पर गुस्सा भी आया कि यार मतलब बच्ची यूनिवर्सिटी में आ गई लेकिन हरकतें हुए स्कूल के बच्चों की कि जी पेपर होने वाले तो हम इससे पहले छुट्टी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो कुछ बातें कर रहे हैं ऐसी खामा की बातें कर रहे हैं, मतलब क्या फजूल की बात है। बच्चों का वही वाला माइंड सेट है, स्कूल के बच्चों की तरह नोट्स दे दो हम रट्टा लगाएंगे करेंगे, आप देख लीजिएगा उस बच्ची के परफॉर्मेंस इतनी अच्छी पेपर में नहीं होंगे। इस तरीके से जिंदगी नहीं गुजरती। कभी तो तुम लोग बड़े हो जाओ। तो वो वाला जो स्कूल वगैरह का माइंड सेट था कि आंसर बड़े करके लिखना, यार तुम लोग अपनी राइटिंग के ऊपर काम करो, आमना बतूल अपने स्किल्स पे काम करो और अपने जो है टू द पॉइंट आंसर लिखो। अब सवाल ये होता है कि तुमने टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखना है। मतलब तुमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है, लेकिन फजूल टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि तुमने जो है सिर्फ इतना लिख दिया कि रैम का सवाल आया तुमने रैंडम एक्सेस मेमोरी सर टू द पॉइंट हो गया। नहीं, ये नहीं है। तुम उसका फंक्शन भी लिखोगे, उसके बारे में लिखोगे, उसकी फंक्शनैलिटी बताओगे, साइज वगैरह के बारे में बताओगे, स्पीड का बताओगे, सब आप करोगे, राइट। देख तो टू द पॉइंट का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव लिख रहे हो। अलबत्ता तो उसमें खामा खा के अंदर जो है लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिख रहे। अब सवाल ये होता है कि टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखोगे, क्या करोगे उसके लिए? एक टेक्निक है, एक तरीका है, और ये तरीका है तुम सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले उसकी आउटलाइन बनाओ। आपकी आंसर कॉपी है, उल्टा करो,
आखिरी वाले हिस्से के अंदर तुम पेंसिल से उसमें लिखना शुरू करो, इस सवाल के अंदर मैं कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर सकता हूँ। रैम का सवाल आ रहा है, रैम के सवाल के अंदर मैं क्या क्या बातें बता सकता हूँ, उसके उसका नाम क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, तमाम तूने पॉइंट्स को अपना बना लिया। आउटलाइन से मुराद यहाँ पे ये है, आउटलाइन अगर हम ऐसे की आउटलाइन की बात करते तो फिर हमारा पूरा फ्लो होता, लेकिन कंप्यूटर लिटरेसी के पेपर के अंदर ऐसे सवाल नहीं आ रहे। अलबत्ता किसी और सब्जेक्ट में अगर ऐसे लंबे सवाल आ रहे हैं तो फिर आपने बाकायदा फ्लो को भी सोचना, मैंने पहले कौन सी बात डिस्कस करनी है, बाद में कौन सी बात। यहाँ पे तुमने सिर्फ इतना ही करना है, इस सवाल के आंसर में मैं कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर सकता हूँ। ओके, जब ये हो जाएगा तुमने सोच के लिखना शुरू किया, आंसर कॉम्प्रिहेंसिव होगा नहीं होगा। देखो मसला क्या होता है, तुम लोग जब पेपर देने जाते हो तुम अपने याददाश्त के खाने से उसके आंसर को उंडेलने की कोशिश करते हो, ऐसा है या नहीं। तुम्हारा वहाँ पे मेमोराइजेशन का इम्तहान हो रहा होता है, जबकि असूलन यूनिवर्सिटी लेवल पे तुम्हारा वहाँ पे इम्तहान किस चीज़ का हो रहा है, तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन का और तुम्हारी क्रिएटिविटी का, कि तुम वहाँ पे सवाल को समझ के अपनी बात को किस तरीके से बयान कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही है। तुमने वहाँ पे सवाल को समझना है, उस सवाल के अंदर तुमने कौन कौन से पॉइंट्स बता सकते हो। जब एक दफ़ा तुम्हें समझ में आ गया अब उसको लिखना शुरू करो। मसला यहाँ पे ये हो गया है कि आप हजरात की इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप लोग इंग्लिश की कमज़ोरी की वजह से किस चीज़ पे मजबूर हो जाते हैं, रट्टा लगाने पे। अब रट्टा लगाने पे क्या होता है, आप ये कहते हैं कि यार इसमें वो वाला जो सवाल का आंसर था ना वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा, आप ये सोचते हो। मसलन इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं आपसे पूछूं कि शकायना का फ़ोन नंबर क्या है, अब देखो शकायना का फ़ोन नंबर यहाँ पे वही आएगा जो लिखा हुआ है, ऐसा है या नहीं, मेमोरी से लिखोगे। लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं कि शकायना की क्या खूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं, अब सवाल डिफरेंट हो गया, आप क्या मेमोरी से दे सकते हो, एनालाइज करोगे, ऐसा है या नहीं। अगर तुमसे पूछा जाए कि शकायना जो है वो इस काम के लिए सूटेबल है या नहीं, क्या करोगे, सोचोगे। ये जो यूनिवर्सिटी लेवल पर सवाल आता है वो ये वाला सवाल होता है, कि वो वाला सवाल नहीं कि शकायना का फ़ोन नंबर क्या है, रैम का एब्रीविएशन क्या है। यहाँ पे वो वाला सवाल आ रहा है कि ये चीज़ के लिए तुम गौर करोगे इसमें मैंने किन किन एस्पेक्ट से देखना है, और फिर उन एस्पेक्ट से लिखो। इंग्लिश कमज़ोर है, उर्दू में लिख दो। कंप्यूटर लिटरेसी का पेपर आप लोग उर्दू में भी दे सकते हैं, रोमन में नहीं लिखना। रोमन मैंने खास तौर से बात की है, रोमन को वो अलाउ नहीं कर रहे, रोमन में वैसे भी अलाउ नहीं करना चाहिए, ये जाहिलों वाले काम होते हैं रोमन वाले। थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करिए क्योंकि मुझे पता है कौन कौन से लोग रोमन यूज़ कर रहे हैं। मेरा रोमन बिल्कुल गलत है, रोमन बिल्कुल ही गलत है, जो लोग कर रहे हैं इंतहाई मखाना हरकत कर रहे हैं। उर्दू में लिखो या इंग्लिश में करो, आप उर्दू में तो लिख सकते हो, उर्दू में अपनी बात को लिख दो, मिक्स नहीं कर सकते। ओके, मिक्स से क्या मुराद है, मिक्स से ये मत करना कि रैंडम रैम एक्सेस फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और फिर आगे लिखो रैम की स्पीड ज़्यादा होती है, ऐसा मत करना। तुम लिखना कि रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी किस में लिखा, इंग्लिश में। रैम की रफ्तार तेज़ होती है, जैसे लिखा आपने, उर्दू में लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करने अंग्रेजी का लफ्ज़ आएगा, लेकिन ये नहीं करना सीधे होकर बैठो। लेकिन ये नहीं करना कि आपने उसके अंदर जो है रैंडम एक्सेस के अंदर जो है एक जुमला इंग्लिश में एक जुमला उर्दू के अंदर, या दोस्तों से गुफ्तगू नहीं कर रहे, क्या हाल है यार वो मैं गया था ना, इसलिए ऐसे नहीं हो रहा। एक लैंग्वेज को पिक करो, उस लैंग्वेज को करो, काम आसान हो गया। आउटलाइन बनाना, आउटलाइन बनाने के बाद उस सवाल को अटैम्प्ट करना अपनी जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो। उर्दू आती है वलीसा तो उर्दू में लिखना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्या इतनी अच्छी स्लाइड है कि तुम उसी को देखे जा रही हो। स्लाइड में क्या नजर आ रहा है, ओके सॉरी, आयशा के स्कार्फ को देख रही थी, आयशा स्कार्फ पसंद आ रहा है उसको। ओके, तो आउटलाइन की बात होगी। एक और टेक्निक है ब्रेन स्टॉर्मिंग, हम उस पर बात करते हैं। यहाँ तक कुछ सवाल, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने फोकस को कंट्रोल करो, फोकस को कंट्रोल करो। वो 2 घंटे हैं, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या होता है, फोकस करना। इसीलिए क्लास में बार बार कहना पड़ा होता है सीधे होकर बैठो, आमना मोबाइल नीचे रखो, मोबाइल घुमा के रखो, ऐसे कहना नहीं पड़ता। बाहर क्या देख रहे हो, हाथ के इशारे करने पड़ते, क्या कर रहे हो। आधी क्लास में लेक्चर जो होता है उसी का चल रहा होता है, सीधे होकर बैठो, क्यों करो ऐसी, और इसी में मेरा सेमेस्टर पूरा खत्म हो जाता है, जैसे कि फातिमा बता चुकी है। तो अब जो है ये वाली चीज़ आप लोग के साथ एग्जाम के दौरान होती है। एग्जाम के दौरान यार मतलब आप लोग बिलीव करना, घर जाके काम करना, एक्सरसाइज परफॉर्म करना, कमरे में बैठो सुकून से, ओके, चेयर पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, मोबाइल वगैरह खत्म, मोबाइल को बंद करके साइड में रखो, आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके ना अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। नाक जा, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इस पर फोकस करो। 5 मिनट तक करके दिखाओ, 5 मिनट कह रहा हूँ, करके दिखा दो। नहीं, अपनी ब्रीदिंग, क्या अपने घर पे, आपके घर पे क्या पूछ रही हो अपने घर पे करने, ब्रीदिंग पे फोकस करके देखो।
आंखें बंद की हुई हैं और कोई काम नहीं कर रहे, मोबाइल को चेक नहीं कर रहे, करके तो देखो, नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ी देर में हाथ में खुजली होगी, मोबाइल मोबाइल देखो तो मोबाइल। अच्छा मोबाइल वो कर दिया तो एक और होगा, अम्मी बुला रही है, शायद बुला रही हो। आपका फोकस करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। और जो हम चैलेंज फेस करें, जब आप लोग अपनी टीचिंग लाइफ के अंदर जाएंगे, टीचिंग शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा, फिर आपको नजर आएगा कि सीधे होके बैठे, जो यू बैठो वो बैठो, क्यों बोलना पड़ता था। तो फोकस करने की सलाहियत बहुत कम हो चुकी है। एग्जाम के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है फोकस कर सको, आप नहीं फोकस कर पाते। हमें बच्चे नजर आ रहे होते हैं, या बच्चे बैठे हुए होते हैं, अचानक उनका दिमाग कहीं और चला जाता है, वो यूं पेन यूं घुमा रहे होते हैं, कुछ यूं कर रहे होते हैं। अब वो जाहिर ऐसे कर रहे होते, सोच रहे हैं, लेकिन हमें नजर आता है वो सोच नहीं रहे होते, दिमाग कहीं और ही पहुंचा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में बच्ची थी, मैंने कहा भी था तुम्हारी मंगनी होगी, हर लोग मुस्कुराते रहती है बैठ के। तो बच्चों के अंदर ये वाला इफेक्ट हो जाता है। ओके, बच्चे जो होते हैं कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, ये है, आप फोकस नहीं कर पाते। एग्जाम में भी ये करना है, फोकस करना है। एक और चीज, आपके साथ वाला क्या कर रहा है वो ना करो, पेन दे दो, ये दे दो भाई। अब मतलब ये कहना नहीं चाहिए, एग्जाम के दौरान भी ये नजर आता है, इससे मांग रहे उससे मांग रहे हैं। यार आप मुझे खुद बताओ, जब आप मांग मांग के काम करो, काम क्या होगा? बस बस बच्चे बताए सर उसके पास मेरा मार्क है, सर मेरा पेन उसके पास है। भाईजान आप बहुत नेक हैं, आपने बहुत नेकियां कमाई हैं, लेकिन अब जो है ना, नफसी नफसी, मेरा नफ्स मेरा नफ्स। ओके, अब अपनी फिक्र करनी है, अब उसकी फिक्र नहीं करनी, अपनी नेकियां उसको नहीं देनी। ओके, अपना पेन उसको नहीं देना, नहीं है या मेरे पास भी नहीं है। अच्छा क्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? सॉरी, शक्ल नजर आ रही है, होठ हिल रहे हैं, सिग्नल लेकिन से ड्रॉप हो रहे, रास्ते में ना आवाज नहीं आ रही, तुम दोबारा कॉल करना 2 घंटे बाद, फिर तुम्हें जो मांगना दे देना। समझ में आ रही बात? आपने पेन पेपर वगैरह के अंदर इसमें कुछ नहीं करना। आई नो कि हमारे फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे शायद ना हो, लेकिन बहरहाल पेन पेपर इतना कोई महंगी चीज़ नहीं है कि जो आप किसी से मांगते रहें। स्केल लेकर आना कौन सा मुश्किल काम है यार, स्केल ले आओ, छोटा सा स्केल ले आओ। बच्चे खुद अपनी देखो, जो लोग केयरलेस है वो केयरलेस है। आज भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए, बार बार कहा है कि मैं बच्चों को इतनी आसानी से पास नहीं होने दूंगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एबसेंट हुए, कहता रहा, क्लास के पीछे भी खड़ा किया, उसके बावजूद एबसेंट रहे, वो केयरलेस है, उसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक बच्ची मुझे नजर आई, खतीजा, अभी तक के जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है। खतीजा एबसेंट थी, मैंने बुलाया, बात की, उन्होंने कहा सर फला तारीख से मैं रेगुलर होंगी। मैंने कहा नहीं, आप कहने वाले बहुत देखे हमने। उसने कहा नहीं सर देखिएगा, और वाकईतन खतीजा ने फिर प्रूफ किया है, मतलब ये मानने वाली बात है। खतीजा उसके बाद जो है, वो बीमार भी थी तो रेगुलर आई है, बीमार भी थी तो भी आई है और गई है। और उसके मुकाबले में बड़े बड़े लोग आके बड़े बड़े दावे करके गए, लेकिन मैंने कहा था कि वो एबसेंट भी होते रहेंगे, वो एबसेंट भी होते रहेंगे। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगले सेमेस्टर में भी एबसेंट होते रहेंगे। ये है ऐसा, ऐसे ही चलता रहता है। एक बच्ची थी लास्ट सेमेस्टर में, मैंने बताया भी था कि बहुत अच्छी स्टूडेंट थी मेरी, लेकिन असाइनमेंट नहीं किया था, मैंने फेल किया। अब आज पता चला कि उसने प्रैक्टिकम भी पूरा नहीं किया, आधा प्रैक्टिकम किया, उसका प्रैक्टिकम के मार्क्स भी रुक गए। तो बात वही जो मैंने कहा था ना, कि आदमी एक दफा टेढ़ा होना शुरू होता है, वो पूरा टेढ़ा हो जाता है। ये नहीं होता, या आप लोग को लगता है ऐसा है कि हम क्लास के अंदर टेढ़े बैठे हुए हैं तो आप पूरी जिंदगी टेढ़े गुजरेंगे। ओके, आपकी अभी आदतें खराब हैं, अभी आप मुंह बनाते हैं, अभी आपको तवज्जो नहीं है, बाद में भी ऐसे ही रहेगा। आपकी जिंदगी कभी भी सीधी नहीं हो पाएगी, आपको नजर आएगा। अपने आसपास देख लो, आपकी क्लास में जो ऐसे केयरलेस बच्चे हैं, 10 साल बाद नजर आएंगे, 10 साल बाद भी केयरलेस ही होंगे। बच्चे भी हो जाएंगे, शादी हस्बैंड सब कुछ होगा, लेकिन उनकी जो आदतें खराब है वो खत्म नहीं होती। खतीजा ने एक एक्सेप्शनल केस शो किया, बहरहाल बहुत सारी दुआएं उन बच्चों के लिए जो अपने अपना इम्प्रूवमेंट दिखाते भी हैं, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। आपने वहाँ पे जो बच्चा केयरलेस है वो केयरलेस है, छोड़ दो उसको, उसको उसके हाल पे छोड़ा। अपनी तो तवज्जो दें, सिग्नल्स नहीं आ रहे, आवाज़ नहीं आ रही, मेरे कान खराब हो गए, मैं बहरी हो गई हूँ, कुछ भी बोल दें, मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल दें, लेकिन आपने किसी के साथ अपना तवज्जो से काम करना है। जी आशा। गुड पॉइंट, वाटर बोतल साथ लेकर आए, दूसरे का मुंह का पानी क्यों पी रहे हैं? हाँ, दूसरे का मुंह का पानी ना सिर्फ खास केसेस में होता है यहाँ पे नहीं होता। आपस में इतनी मोहब्बत ना पड़ पाए कि एक दूसरे का मुंह का पानी भी पी रहे हैं। ओके, हम्म, ये बिल्कुल है। देखो कुछ चीजें हमारे अख्तियार में है, कुछ चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीजें हैं। और इसका मतलब क्या, जब खुद टीचर बने तो ऐसी वाली हरकतें मत करना। बच्चों को रिस्पेक्ट दो, तमीज से पेश आओ, उनको उनको काउंसलिंग करो, उनको टाइम दो, लेकिन ये वाली हरकतें ना करो। ये जो बच्चे, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, गलत कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, उसको तो अपना करें, जो नहीं है उसको हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। ओके, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ रही हैं,
तंजीला आगे आ जाओ, नहीं नहीं आगे आ जाओ, तुम करीब होती ना मेरी हिम्मत बढ़ती है, तुम्हारी हिम्मत से मेरी हिम्मत में इजाफा होता है। यार ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आई नो, बाज़ लोगों को बस ये मसले हैं, ओके, ये मसाइल हैं, ये इश्यूज हैं। अच्छा लेकिन ये मत कहना, एक मिनट, लेकिन एक वही वाली बात, जो चीज़ कंट्रोल में उस पर काम करो। अच्छा मैं खुद भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी बात करता हूँ, नहीं क्यों, वजह इसकी होती है कि बच्चे जो है पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं रुक के बात करूँ। अच्छा अगर मैं खड़े होकर चिल्ला के बात करूँ, हाँ मसला फिर क्या होगा, सर डिस्टर्ब करते, थोड़ा सा बैलेंस रखना होता है, ओके। अब मेरी लास्ट क्लास के अंदर मुझे आते बच्चे की तबीयत खराब थी, उससे मैंने पूछा बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या इशू है, सर यहाँ बैठना है वहाँ बैठना है, उसके लिए हमने अरेंज कर दिया था। और थोड़ा सा मसला बस ये होता है, ओके। मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है, वंस अगेन जो चीज़ कंट्रोल में है उस पर कंट्रोल करो, जिस चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। जिंदगी के अंदर बस यही जिंदगी का रूल है। कल भी आप एक क्लास से बात हो रही थी, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। आपके अपने घर वालों पे कंट्रोल नहीं, अपने ससुराल पे कंट्रोल नहीं, अपने कैरियर पे कंट्रोल नहीं, इन्होंने फोन सर हिला दिया, हिना सारे दिल की भड़ास निकालने कॉलेज में आती है ना। तो सारी चीज़ें होती हैं, जो जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल आप करो, जो इतना कर सकते हो उसको करो, बाकी को छोड़ो। अल्लाह ताला दुनिया का जो असूल है ना, अगर आप अल्लाह का लफ्ज़ में इस्तेमाल करो, होपफुली आप लोग इस पर माइंड नहीं करेंगे, लेकिन जो दुनिया जिस असूल पर चल रही है ना, उसमें क्यूमुलेटिव एफर्ट काउंट होते हैं। ओवरऑल कौन से आपके एफर्ट्स हैं, ओवरऑल जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो आपको कभी नाकाम नहीं होने देंगे। अगर आप ओवरऑल मेहनत कर रहे हैं, आपको नाकामियाँ मिलेंगी, कभी अच्छा बॉस नहीं मिलेगा, कभी अच्छी टीचर नहीं मिलेंगे, कभी जो है आपका पेपर के अंदर कोई मसला हो जाएगा, सारे मसले होंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव एफर्ट जो है वो हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेते हुए जाएंगे। हाँ ये आपका काम है कि किसी एक नाकामी पे रुक ना जाए, आगे चलें। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए एग्जाम से पहले? दुआ मांगनी चाहिए, ओके ठीक है। तो कौन से बाबा जी के पास तावीज लेने जा रहे हो? मैं तुम सबको ईमेल करता हूँ कि तावीज है इसको पढ़े, ओके। उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, उन्होंने कहा मैं बहुत मसरूफ हूँ, दुआ का टाइम नहीं है, अम्मी आप कर दीजिएगा दुआ, अब्बू आप मुझे छोड़ के आइएगा, भाई तुम पेपर तैयार करने देना, बहन तुमने मेरे नोट्स लिखने हैं, ओके। मैं बैठी हुई हूँ आराम से। हाँ और बताओ, लाइबा बात सुनो, और बताओ क्या कर सकते हैं एग्जाम से पहले? ओके देखो, एग्जाम से पहले एक चीज जो तुमने करनी है ना, जो तुम्हारे बुरे दोस्त है ना, बुरे दोस्त कौन होते हैं? जो खुद भी परेशान होते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, उनको अवॉइड करना। देखो ये जो चीज़ है ना, देखो एक चीज़ मैंने नोट की है कॉलेजेस के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर कोई अच्छी, तुम आगे बुलाया तो तुम पीछे चली गई, और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, खतीजा की लाइन है बिल्कुल, खतीजा आने दो, और आगे आने दो, और आगे आ जाओ, जल्दी करो। ओके, आपके ऐसे दोस्त, ये पीछे खिसकाना नहीं, आराम से, आपके ऐसे दोस्त जो खुद परेशान रहते हैं, आपको ही परेशान करते हैं। अच्छा ये कॉलेज के अंदर मैंने देखा है कि कोई एक अच्छा स्टूडेंट होता है, उसके साथ दो तीन स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, अब वो उसके साथ साथ पढ़ते रहते हैं। ये मैं देखते चला आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं किसका नाम लूँ यहाँ पे, लेकिन ये ओवरऑल जो है ना कि मुझे नजर आ रहा होता है, ओके। अब इन बच्चों का जो वट एवर रीजन, किसी की दोस्ती हो गई, कुछ भी हो, लेकिन अब मसला क्या होता है कि वो जो बच्चे जिन्होंने खुद कुछ नहीं पढ़ा होता, जो खुद एबसेंट हो रहे होते हैं, वो फिर आपसे हेल्प मांग रहे होते हैं। ठीक है आपने किसी हद तक उनकी हेल्प कर दी, विच इज़ फाइन, लेकिन एक होता है कि अपनी टेंशन को ना दूसरों पर ट्रांसफर क्यों कर रहे हो। ये वाला मर्ज जो है ना लोगों के अंदर बहुत कॉमन है। अब जिस दिन मेरा पेपर आएगा उस दिन देखना रात को आप लोग के पास ग्रुप में मैसेज चल रहे होंगे, यार तुम तो सर तला के पास होते थे, या तुम जो थे ना वो फला टीम में थी ना, तुम तो लैब में टीम में थी, या तुम तो फला वाली टीम में थी ना, तुम तो सर तला से उस दिन अलग से बैठ के बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, ठीक है, कुछ बताया तो होगा, बता दो। ये वो लोग हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपनी टेंशन, अपनी परेशानी आप पे ट्रांसफर कर रहे हैं। हम आपस में जब डिस्कस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उससे हमारी टेंशन परेशानी कम होती है, लेकिन ऐसे लोग जो परेशानी बजाय कम करने के बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आप कभी लाइन में खड़े हुए होंगे, आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो यहाँ की लाइन कब चल रही है यार, कब होगा, क्या होगा, ऐसे होता नहीं होता। और आपको और गुस्सा आता है कि उसको तो मैं बाद में पीटूंगा, तो मैं पहले पीट दो, होता ही नहीं होता। उसके मुकाबले में ऐसे लोगों से आराम से बैठ के बात करो, अच्छा जी क्या हुआ, क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं, खैरियत है, अरे पता ही नहीं चलता, बातों बातों में आप वहां तक पहुंच गए, आपको पता भी नहीं चला। ये वाकई आपको ऐसे लोग नजर आते हैं।
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी दोस्तियाँ, अपने ताल्लुकात ऐसे रखें जिसमें बेनिफिट हो। सिर्फ इस बात पे दोस्ती होना कि जी मुझे तुमसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, फला बहुत बुरी है, निगाह ज़ाहिरा बुरी है, तो मैं जो उसके पास जाऊंगी, ये वाली चीज़ें नहीं करो। बेनिफिट देखते हुए आगे चलो, तुम लोग अब उस लेवल पे आ गए हो। अब वो बचपन वाली बात नहीं है कि तुमने अपना लंच शेयर किया था, तुमने सुबह लंच शेयर किया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा भी स्टार विर्गो है, मेरा भी विर्गो है, चलो हम दोनों ना मिलके बैठा करेंगे, ये वाली कहानियां नहीं है। ओके, पॉइंट इज कि आप जो है, या तुम दोनों, हम दोनों जो है निगाह ज़ाहिरा को बुरा समझते हैं, तो हम दोनों बैठ के उसकी बुराइयां करते रहेंगे। तो ये जो है ना, इस किस्म के ग्रुप्स ना हो। ग्रुप्स आपके बने किसी बेनिफिट के बेस पे, भाई हमें कोई दोस्ती है, कुछ काम है, ताकि हम दोनों एक दूसरे को आगे लेके चले। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ओके यार मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, चलो मुझे कुछ सिखाओ, मेरा बिजनेस अलग है, तुम्हारा बिजनेस अलग है, लेकिन चलो यार हम मिलकर कोशिश करते हैं, शायद मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। चलो मुझे डिजाइनिंग का शौक है, चलो मैं डिजिटल डिजाइनिंग में हूँ, मुझे वैसे है, तुम मुझे सिखा दो। इस तरह से चलो। अपने ऐसे लोगों को अपने आसपास अवॉइड करना जो तुम्हारे एंशियस में, तुम्हारी एग्जाइटी के अंदर, तुम्हारी परेशानी के अंदर इजाफा कर रहे हैं। शेयर करो, बातें करो, लेकिन ये किसी एक का काम है। कोई एक तो आगे बढ़ के बोले कुछ नहीं होगा, अल्लाह मालिक है, टेंशन नहीं लो, सुकून से बैठो, हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर किसी ऐसे के पास जाओ, अल्लाह तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया तुमने ऐसा, तो क्या हो गया? ऐसे लोगों के साथ तुम्हें और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी और तुम्हें और ज्यादा परेशानी होगी। निकाह क्या हो गया, मजाक में कहा था। निकाह क्या हुआ, मैंने मजाक में कहा था। निकाह मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे खिलाफ ग्रुप बना हुआ है। ओके, अच्छा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एग्जाम से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दें। सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह तमाम चीज़ें। अब मसला सारा ये है कि आप लोग के तो कॉलेज ही चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, इसलिए कहता है बेटा ईमेल यूज़ करो, डिस्कॉर्ड यूज़ करो। आप लोग करेंगे, अपने टीचर से कहेंगे तो शायद टीचर्स भी आ जाए। टीचर्स के पास भी यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस हैं कॉलेज वाले, लेकिन वो यूज़ नहीं करते, कहते हैं फ़ायदा क्या, कौन करता है। आप लोग करेंगे, आपको कहें सर हम आपको ईमेल कर देंगे, सर हम आपको ईमेल एड्रेस पे भेज देंगे, सर डिस्कॉर्ड पे आ जाएं। खुद टीचर भी जो है ना थोड़ा सा आएगा, जब आप लोग करेंगे तो होगा ना। अगर बच्चा ही वैसे बैठा सर व्हाट्सएप कर देगा, सर डेटा पैकेज नहीं होता, तो टीचर भी कहेगा। अब क्या होगा, तुम उस चक्कर में व्हाट्सएप खोलोगे यार, शायद सर फलां सर को कोई मैसेज आया हुआ है, फिर साथ में देखो चलो यार ये स्टेटस भी देख लो, चलो उसका भी देख लो, इस चैनल पर चले जाओ, देखो उसने यही लगाया हुआ, उसने तो मुझे ये कहा था, वो कहा था, बात बढ़ती जा रही नहीं बढ़ती जा रही, ठीक है। और फिर वहीं से तुमने कहा चलो यार इंस्टा भी चेक कर लो, जब व्हाट्सएप भी है तो इंस्टा एक ही कंपनी है, चेक करने में क्या है। ओके, और यहीं से तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट होना शुरू। और जब इंस्टा पे है तो उन्होंने कहा यूट्यूब भी देख ही लें, टिकटॉक भी देख लिया, शॉर्ट्स देखूंगा, ज़्यादा नहीं देखूंगा, शॉर्ट 30 देख के अब पता चलता है 2 घंटे गुजर गए। इसीलिए अनिका तुम्हारी जो सलाहियत है सोचने की, फोकस करने की, वो कम होते जा रही है। सोशल मीडिया को, मोबाइल के इस्तेमाल को कम करो। हम लोग के मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, तकरीबन तमाम मोबाइल्स में है, आप उसमें टाइम को लिमिट कर सकते हैं। आप लिमिट करें, इतनी देर से ज़्यादा मैंने व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना, इतनी देर से ज़्यादा मैंने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना, इसको लिमिट करें। नहीं करेंगे फंस जाएंगे। अगर एग्जाम की वजह से भी व्हाट्सएप खोलना है, ठीक है, मैं रात के 8 बजे खोल के देखूंगा, दैट्स इट। दिन भर के जितने मैसेज आएंगे सारे के सारे आ चुके होंगे, कुछ बचा नहीं होगा उसके अंदर। ओके, जब ये करोगे तभी तुम लोग एग्जाम के मौके पे फोकस कर सकोगे। पूरी जिंदगी नहीं कर सकते, पूरे सेमेस्टर नहीं कर सकते, कम अज कम अब तो शुरू कर दो। दिसंबर में पेपर है, नवंबर दिसंबर 2 महीने कर लो। उसके बाद पेपर जैसे ही खत्म हुए तो सबसे पहले सेलिब्रेशन क्या होगी कि हमने बैठ के आराम से बैठ के घंटों तक हमने मोबाइल चेक करना है। लेकिन ये तुम्हें लिमिट करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन बढ़ते रहेगी। एक और चीज, नींद। आप लोग की आप में से किसी के बचपन की तस्वीर लगाई हुई है मैंने। अब आप लोग कहेंगे सर मैं तो, अब आप में से बात लोग बड़े फखर से कहते हैं कि सर मैं तो शुरू से जो है ना रात को जागती हूँ और सुबह पेपर देकर आके सोती हूँ, मैं तो मेरे से ये आदत है। तो ये आदत नहीं है, आपकी बेवकूफ़ी है। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है, चूंकि आप थोड़ी सी अभी यंग एज है, जिसम में एनर्जी है, तो इसलिए जिसम आपका साथ दे रहा है। लेकिन इसी तरीके से आपको जब आप, हमारे यहाँ तो जो अंधाधुंध गाड़ियाँ चल रही होती हैं, आपको पता है बाहर वगैरह पे इवन पायलट्स के अंदर उनका नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नींद में नजर आते तो उनको जहाज पर चलाने की इजाज़त नहीं है। बाहर के मुल्कों के अंदर जो आपके जो लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह होती है ना, जिसमें ट्रक्स वगैरह सामान पूरा लेके जा रहे होते हैं, तो बाकायदा वहाँ पे उन्होंने अब ये भी सिस्टम कर दिया है कि गाड़ी के अंदर कैमरे लगे हुए, केबिन के अंदर वो आपके ड्राइवर की आंखों को चेक कर रहे हैं। जहाँ फील होता है कि वो बार बार उसकी आंखें पलक झपक रही है, बार बार जमाइयाँ ले रहा है, उसको रोक देते हैं, आप जाके आराम करें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रात भर जागते हैं ना, तो आपके अगले दिन फैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है। माजी में ये बात हफ्सा इसलिए चलती रही क्योंकि वहां पे जाके आप आंसर उंडेल कर आते थे, वहां पे आप लिख कर आते थे कि शकायना का फ़ोन नंबर क्या है। जबकि अब सवाल क्या आ रहा है कि फला बंदी शकायना की खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, शकायना इस ग्रुप के लिए, इस काम के लिए सुटेबल है या नहीं। यहाँ पे ये काम आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप जहनी तौर पर हाजिर हों। आप शुरू से एग्जाम की रोज़ाना तैयारी करें, थोड़ा थोड़ा हर रोज़ाना रिवाइज करें, ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले रात को जागना ना पड़े।
नींद पूरी करो, और ज़्यादा ही मसला हो रहा है जल्दी सो, जल्दी उठ जाओ, उसके बाद वहाँ पे जाओ। लेकिन इंसान के जिस्म की एक लिमिट होती है, ओके। कभी ना कभी आपको आराम करना पड़ेगा। बेहतर है ये ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल के दौरान आराम कर लें। आपको फील इसलिए नहीं होता, अगेन गर्मी है, पसीना है, टेंशन है, आपकी नींद उड़ गई, लेकिन आपकी जो फैसला करने की सलाहियत है वो कमज़ोर हो चुकी होती है, उसका असर नज़र आ रहा होता है। नींद पूरी करके जाएं। और आखिरी पॉइंट इस हवाले से शबीना का पॉइंट, कि नाश्ता ज़रूर करें। अब आपका ये सवाल होगा कि सर नाश्ता सुबह करने का दिल ही नहीं चाहता, इतनी एग्जाइटी हो रही होती है। ओके, ऐसा होता है, और वाकईतन खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। अब इसमें एक टेक्निक है, एक तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग जो है सबसे पहले तो उस मौके पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो कम कर दें एग्जाम के दिनों में। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं, चावल और रोटी में ज़्यादा होता है, उसको कम कर दें। प्रोटीन्स को ज़्यादा कर दें। प्रोटीन्स क्या 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 चीज़ें शामिल हो जाती है, अंडा हो गया, गोश्त वगैरह हो गया, ठीक है, दूध हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, केले खाएं। हाँ, मुझे पता था कोई ना कोई हंसेगा इस बात में। क्यों केले खाएं? तंजीला हंस रही है। केले जो आपके बनाना जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो बस केले खाते रहो सही हो जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा। ये जो हमारे डॉक्टर सर ऑन है और सर मेहंदी है वो आके मुझे बताएंगे अच्छा तुम ये बच्चों को पढ़ा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन केले के अंदर ये केमिकल कंपोजिशन ऐसा है, आप पढ़ लीजिएगा नेट पे, जो आपकी एग्जाइटी लेवल को किसी हद तक कंट्रोल करता है। आपको सुबह नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा, माही सीधे बैठो, नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा, इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि आप परेशान हैं। वैसे भी होता है यार, जाना है, पता नहीं वॉशरूम वहाँ पे कितने गंदे होंगे, इतना होगा, ये होता, आदमी परेशान होने लगता है। नहीं खाए बगैर जाना है, लेकिन खाना तो है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक इंजन है। इंजन को एनर्जी आराम चाहिए नहीं चाहिए। गाड़ी आप ड्राइव करते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी खड़ा करना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है, बहुत लंबी ड्राइव होती है तो टायर भी ठंडा करना पड़ता है। एक तो इंजन ठंडा होता है ना, आप रेडिएटर में पानी डालते हैं, आपको टायर में भी पानी डालना पड़ता है, उसको पूरा कूल डाउन का पीरियड देना पड़ता है। तो इसी तरीके से बेटा आपकी बॉडी को भी कूल डाउन पीरियड चाहिए, और साथ ही साथ उसको वरीशा एक और चीज़ चाहिए। क्या चीज़? फ्यूल चाहिए, पानी और खाने की सूरत में। जो बनाना है, जो केला है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा, केले खा लो। केले जो होते हैं कौन से खाने चाहिए मैं ये भी बता रहा हूँ। जो आपके बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं ना, ब्राउन से जिसमें ज़्यादा हो जाते हैं, अमूमन लोग उसको परचेज करते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो होता है ना शुगर लेवल ज़्यादा होता है। और जितने ग्रीन की तरफ होते हैं, या तो ग्रीन या ब्राइट येलो, उनमें फाइबर ज़्यादा होता है। जो ग्रीन होता है वो तो फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है, वो खाना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ग्रीन जो होते कच्चे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कच्चा और थोड़ा सा पका हुआ, यानी कि बिल्कुल ब्राइट येलो सा हो, लाइट येलो सा जो कलर होता है ना, उस पर जाते वक्त दुकान पे रास्ते में देखते जाना, जिसपे भी ब्रॉन्ज से स्पॉट्स नजर आ रहे हैं वो थोड़ा पकना शुरू हो गया। जिसके अंदर भी जो ब्राइट होगा ना, उसका जो शुगर लेवल कम होगा, फाइबर ज्यादा होंगे, उसके अंदर आपको ज्यादा फायदा है। शुगर जब आपका हाई हो जाता है तो उससे भी आपके टेंशन में, आपकी एग्जाइटी लेवल में इजाफा होता है। तो केले ये नहीं कि जो बिल्कुल जो काले हुए हैं, ब्राउन हो चुके, तुम वो खाते हुए जा रहे हो कि सर ने कहा था। मैं कह रहा हूँ थोड़े से कच्चे से हो, ओके, फाइबर तो इसमें ज्यादा हो, उससे तुम्हारा एग्जाइटी लेवल वगैरह कम होगा, एनर्जी भी मिल गई, प्रोटीन भी मिल गया, एग्जाइटी लेवल भी आपका कम हो गया, साथ जो आपने एक गिलास दूध भी पी लिया। अब ये मत कहना सर हम दूध नहीं पीते, ये वाली बातें मत करना, ओके। मिल्क शेक, ओके, बनाना शेक पी लिया। एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए? हाँ जी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माशाल्लाह, नींद पूरी करनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो स्लीपिंग बैग लेकर जाओ, वो कराची यूनिवर्सिटी की सड़कों पे बिछा देगा, ठीक है। उसके बाद और क्या करना चाहिए? क्या चीज? एक मिनट, क्या? अरे आपके ओके, पेपर देके निकले हो, अभी पेपर तो नहीं, चाहिए वरना और ओके रिलैक्स बेटा, आप, रिलैक्स उनकी बात भी सही है, वो पेपर दे के सीधा सिनेमा जाएंगी, उनकी बात भी सही है। पेपर देने के बाद आप लोग एक पेपर को डिस्कस करें, ओके, कोई बुरी बात सुनो, बात पूरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो। एक पॉइंट क्या, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो गया। लेकिन तुम्हें इस तरह से जरूर देखो, एंगल को समझो, बात को समझो। तुम वहां पे जाके ये नहीं पूछ रहे कि गुल फातिमा तुमने क्या लिखा था, ओके, नादिया तुमने क्या लिखा था। तुम वहां पे लोगों का इंटरव्यू लेते नहीं फिर तुमने ये लिखा, अरे मैंने तो ये लिखा था, तुम्हें याद नहीं सर ने ये कहा था। ये वाले काम नहीं कर रहे हम, ये वाला धंधा नहीं कर रहे। हम वहां पर जाके डिस्कस कर रहे हैं इस उम्मीद पे, इस नीयत से क्या मेरी कमजोरी क्या थी, मेरी वीकनेस क्या थी, मैं अपने अंदर किस तरह से इंप्रूवमेंट लेकर आऊँ। मुझे लास्ट ईयर मौका मिला था जब मैंने आंसर कॉपी चेक की थी, मैंने बच्चों को बुलाया था, सारे नहीं आए थे, जो आए थे उनको मैंने बाकायदा फीडबैक दिया था, आपके पेपर के अंदर ये गलती है, ये खामी है। कराची यूनिवर्सिटी में मैं ये काम नहीं कर सकता, आप लोगों का काम है। इसीलिए वन सेकेंड अच्छी दोस्तियां करो, बाहर निकलो, यार तुम बताओ तुम्हारी क्या गलती रही, यार मेरी गलती ये रही, आपस में डिस्कस करो।
मुमकिन है महरिश ने जो गलती आज की है शायद अगले दिन तुम वो गलती कर रही हो। आज तुम्हें महरिश ने बता दिया मुझसे गलती ये हो गई, मैं पानी की बोतल लाना भूल गई थी, तुमने कहा अच्छा मुझे याद हो गया। जवेरिया ने कहा कि यार मैं जो पेपर दे सवाल देने बैठी थी ना, लिखना शुरू किया, अचानक ही याद आया गलत लिखने पर मैंने काटा, फिर दोबारा किया। अब तुम्हें क्या, अच्छा यार तुम भूल गए, तुम्हें कहा था सवाल प्लानिंग करके करना है। तुम लोग वहां जो बैठ के एक मुजाकरा जो कर रहे हो, वहां पे तुम्हारा मकसद क्या है, अपने एक दूसरे को एनालाइज करना, एक दूसरे को पुश करके आगे लेके जाना। तुम इस नियत से कर रहे हो। पेपर डिस्कस तुम इसलिए कर रहे हो कि अपनी गलतियों को तुम रोक सको, इस नियत से कर रहे हो। बात समझ में आई? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने ये लिखा तुमने वो लिखा, इसकी टेंशन ना लो। हमने ऐसे लोगों को, जब मैं बता रहा हूँ कि बच्चे एब्सेंट है पास हो गए, ओके, तो जिसने गलत लिखा होगा मुमकिन है वो भी पास हो जाए। ये वो वाला पेपर नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, ये वो वाला लेवल नहीं है यूनिवर्सिटी का। इस तरह से काम नहीं हो रहा। आंसर के सही या गलत होने पर तवज्जो मत दो। वन सेकेंड बेटा, क्यूमुलेटिव एफर्ट तुम्हारे काम आते हैं। जो ओवरऑल तुम्हारा चल रहा है ना वो काम आएगा। मसलन एक बच्चा अक्टूबर के महीने में रेगुलर आ रहा है, परसेंटेज उसकी कितनी अक्टूबर के महीने से काउंट होगी या अक्टूबर से काउंट होगी? समझ में आ रही? जो अगस्त से रेगुलर आ रहा है, बीच में एब्सेंट हो गया, आखिर में भी एब्सेंट हो गया, उसको कोई इशू होगा? क्योंकि वो शुरू से आ रहा था। हम उसकी ओवरऑल अटेंडेंस को देख रहे हैं ना। तो बेटा जिंदगी जो है ना, जिंदगी की बात कर रहा हूँ, एग्जाम की बात नहीं कर रहा। जिंदगी भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, ओवरऑल एफर्ट्स चलते हैं, ओवरऑल एफर्ट्स। आप आने आज जाके आप जिम चले गए या घर पे जाके आपने खूब वर्जिश कर ली और 2 दिन बाद आप बोले, मतलब उसके बाद पूरे 2 महीने आपने हाथ नहीं लगाया, फिर जो आप मसल चेक कर रहे हैं यार कुछ बन नहीं रहे, आजकल नजर नहीं आ रहा, क्या गलत है सही है? उसके मुकाबले में एक आदमी जो रोजाना थोड़ा थोड़ा कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा रोजाना कर रहा है, वो बंदा आपके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होगा। बेटा लाइफ भी ऐसी ही है, चाहे तुम्हारी एजुकेशन हो, तुम्हारा घर हो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी हो, तुम्हारे बच्चों की तरबियत हो, तुम्हारी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट हो, हर चीज के अंदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट कौन होते हैं। एक बंदा आके आपके साथ बुरा सलूक करता हो, अब बाद में जो है कभी आकर आपको जो है वो चेन वगैरह तोहफे में दे दे, तो आपको ये नहीं आएगा इससे वैसे तो हर वक्त में से बुरा सलूक हो रहा है, आज जो उसने मुझे चेन तोहफे में दे दी तो अच्छा तो नहीं बन गया? बात समझ में आ रही है? क्यूमुलेटिव एफर्ट काउंट हो रहे होते हैं, ये अप्स एंड हाइज जो होते हैं ना, लोज एंड हाइज, यानी कभी कम हो गया कभी ज्यादा, इस पे जिंदगी नहीं गुजरती। ओवरऑल एफर्ट काउंट होता है। आपको ओवरऑल मेहनत की है, आपका एक सवाल गलत भी होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सर पे सवाल ना करो। हम जो है अरीशा, जो हम एग्जाम के बाद डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं वहां पे, अपनी गलतियां दूसरों की गलतियां, इस नियत से बैठो। एक अच्छा ग्रुप बना हुआ होगा, बैठो वहां पे, कोई भागने की भी जरूरत नहीं, घर पे फौरन भाग रहे हैं, सुकून से बैठो वहां पे, सांस लो, एक दूसरे डिस्कस करो, 5-10 मिनट गुजर के फिर चलो। अब किसी ने कहा मेरे हस्बैंड बाइक पे आए, मुझे जाना है, 2 मिनट रुक जाओ, हस्बैंड वैसे ही खड़ा हुआ था, 5 मिनट और खड़े हो जाएगा तो क्या होगा? ओके, वैसे ही बेचारा इंतजार करते रहता और कर लेगा। जिंदगी गुजार रहे ना आपके साथ, ये थोड़ी किसी और के साथ चला जाएगा। आपको टेंशन हो रही है कि जी मेरे हस्बैंड किसी और को बैठा के ना ले जाए, आप ही का हस्बैंड है, तो आराम से बैठे रहे। भाई का भरोसा नहीं है, भाई का कोई भरोसा नहीं है। हस्बैंड मेरा बेचारा फंस चुका है, तो हस्बैंड के लिए आप परेशान ना हो, आराम से बैठे, सुकून से सांस लें, आपस में डिस्कस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो वाली गलती आपसे रिपीट ना हो, या ये वाली एक्टिविटीज परफॉर्म करो इंशाल्लाह ताला, ताकि तुम्हारा अगला पेपर अच्छा हो जाए। बन सकें क्या, क्यूमुलेटिव एफर्ट अच्छे हो। मेरे पेपर के अंदर ये होता है, आप लोग जो पेपर देकर आएंगे मुझे पेपर शेयर करें। पेपर वो आपको ले जाने नहीं दे रहे, फाइन, मौका मिला तस्वीर ले ली, अपनी जिम्मेदारी में, बाद में मत बोलना कि सर उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। नहीं तस्वीर ले सके, आपको सवाल याद है, आपने मुझे शेयर कर दिया, मैं इसके भी मार्क्स देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने पास पेपर्स जमा हुए आप ही जैसे बच्चों के एफर्ट से जमा हुए हैं। ओके, अगर इस तरह से आप लोग मुझसे फौरन शेयर कर देंगे तो कुछ ना कुछ आपके मार्क्स वगैरह बन जाएंगे। बाहर निकलेंगे, सवाल याद होगा, 3-4 बंदे मिलकर बैठे, जहाँ सवाल बना दे, पेपर शेयर कर दिया, सर हम लोगों ने मिलकर पूरा पेपर याद किया था, हमने बता दिया सर ये टॉपिक से सवाल आया था, या सर ये एग्जैक्टली सवाल आया था, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे जी। ओके गुड, शर्मीना समझदार बच्ची है। आखिरी जो पॉइंट रह जाता है वो कि रिजल्ट के बाद क्या करें, और इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक में। इसको हम डिस्कस नहीं करना है सर, हम नहीं कर रहे, ओके हम भी नहीं कर रहे सर, हम जो है इसको डिस्कस, देखो मेरे ख्याल में अब तक की बातों से ये अंदाजा होगा काउंसलिंग कितनी जरूरी है, ये सारी बातें जरूरी है, टीचर के लिए जरूरी है। सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट का मास्टर होना जरूरी नहीं है, कंटेंट का पढ़ाना भी आता हो, क्लासरूम मैनेजमेंट भी आती हो, असेसमेंट भी आती हो, साथ ही साथ जो है बच्चे की साइकोलॉजी को भी समझ सके। आज के दौर के अंदर बिलीव करो बेटा, तुम लोग इस बात को नहीं समझ रहे, सबसे जो बड़ा चैनल जा रहा है ना वो साइकोलॉजी वाला आ रहा है। हर आदमी तन्हा है, घर में जाकर अब्बू से बोला वो 1 घंटे मेरे साथ बैठे, मैं बोल के देखना बेटा काम है, बेटा ठीक है कुछ काम है, कोई मसला है, तुम देखना वाले साहब तुम्हें टाइम नहीं देंगे। अम्मी से बोले, अम्मी बोलेंगे तबीयत खराब हो गई क्या, मैं जा रही हूँ। हर आदमी जो है ना यार, आपको नहीं अंदाजा, मैं अपने अपने मेंटोर के पास गया हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास अक्सर जो इश्यूज आ रहे हैं
उसमें बीवियां ये कह रही हैं कि हमारे शौहर जब घर आते हैं हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, बस आप उनसे बोलें घर आके मोबाइल यूज़ ना किया करें। अंदाज़ा लगा रहे हो? हर घर के अंदर ये इशूज़ चल रहा है। हिना बस कर दो यार, अपने घर की कहानी सुन लो। हिना बताओ। हर आदमी जो है ना, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आप देख लो घर में भाई बैठ रहा है आपके साथ, आपने वीडियो बनाई थी घर पे, भाइयों भाइयों ने बहनों ने कॉपरेट किया आपके साथ। अक्सर घरों के अंदर, जिन्होंने की अच्छी बात है, लेकिन अक्सर घरों के अंदर ये इशू चल रहा है, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। इसीलिए जो है आपके साथ जो बहुत सारे सोसाइटी में इशूज है वो इसीलिए डेवलप हो रहे हैं। आपके लिए जरूरी है बेटा कि जो अपनी साइकोलॉजी वाला जो काम है ना, काउंसलिंग वाला काम, ये बहुत जरूरी है। तुम्हें अपने घर से सपोर्ट नहीं मिल रही, तुम कहीं और सपोर्ट ढूंढोगे। वहां उस बंदे ने तुम्हें अब्यूज कर दिया, तुमने किसी पर ट्रस्ट किया, उसने तुम्हारे ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया, तुम्हें नुकसान होगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं बेटा, आपस में एक दूसरे के सपोर्ट बनो। सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ाई के अंदर सपोर्ट बनो, आज टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, अगले सेमेस्टर में टीचर नहीं पढ़ा रहा, अच्छा टीचर नहीं मिला, या मिलकर नोट्स बना लो, मिलकर एक दूसरे को करा दो, ठीक है। क्लासों के अंदर तुम लोग लेक्चर को कवर कर लो, ऑनलाइन बात कर लो, गूगल मीट इस्तेमाल करना आ गया है, यार हम लोग शाम को जो है गूगल मीट पे क्लास करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो है ना आयशा अहमद जो है वो हमें ये पढ़ाएगी, आयशा इमरान ये पढ़ाएगी, आयशा बस ये वाला टॉपिक पढ़ाएगी। इस तरह से करोगे तो आगे चल सकोगे। इसी तरीके से अपने काउंसलिंग का हिसाब रखो, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला काम करो। ये आज के दौर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। आप देख लेना, मतलब आप लोग मेरे सामने इस बात को एडमिट करते हुए घबराओगे कि हमारे अब्बू ऐसे हैं, हमारी अम्मी ऐसे, या हमारे भाई ऐसे, हमारे वैसे, लेकिन ये फैक्ट है कि हमारी जिंदगी के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। हर आदमी एक दूसरे से अलग अलग है, ओके। हर आदमी अपनी अपनी जगह पे बैठा हुआ है। पहले कम से कम ये था कि पूरा घर मिलकर रेडियो सुनता था, एक ही रेडियो था, पूरा घर मिलकर टीवी देखता था, रात 8 बजे ड्रामा आ रहा है, सबने वही देखना है। अब क्या हो रहा है, सबके अपने ड्रामे, अपने अपने मोबाइल, अपने अपने सियासतदान, अपने अपने मजहबी लीडर, अपने अपने मज़िया पसंदीदा शख्सियत, हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है। आपस में कनेक्शन कमज़ोर हो रहा है। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है, इस बातों पर तवज्जो दो। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लेक्चर रोक दूँ। कोई अभी तक की बातों के बारे में कोई सवाल? एग्जाम रिजल्ट के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगले सेमेस्टर में। आप लोग तब तक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होगा, उस हवाले से हम कुछ बात करेंगे। मेरा ये ख्याल में एक फीडबैक चाहिए, ईमानदारी से बताना जो बातें की यूजफुल थी या नहीं। जो कहते हैं कि हमें ये बातें कुछ ना कुछ पहले से पता थी, हैंड रेस करें। 1 2, कुछ ना कुछ पता थी। मैं ये अगर कहूँ कि ज्यादातर ऐसे थे जो कह रहे हैं कि हमें ज्यादातर बातें नहीं थी, वो ज्यादा है कम है, ये बताओ? ज्यादा है। तो बस बेटा अगर ये यूजफुल लगा ना तो उसको आगे भी ट्रांसफर करना। अपने घर में जाओ, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स, इन तमाम चीज़ों को, नॉलेज को ट्रांसफर करो। ये चीज़ें मजाक नहीं है, ये चीज़ें आज के दौर में बहुत बड़ी ज़रूरत। जैसे साइबर सिक्योरिटी की बात की थी ना बेटा, ये चीज़ें भी आज के दौर में इतनी ही ज़रूरी हो चुकी हैं। एग्जाइटी लेवल को रुबीना कंट्रोल करना, अपने आप को, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। मैं लेक्चर यहाँ पे क्लोज करूँ, फिर 2 काम है मुझे।